व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। क्या डेंगू फीवर के कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रिवेंशन है, ए टू जेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कैसे डॉक्टर एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोफेशनली डेंगू फीवर को ट्रीट करते हैं। सो डेंगू फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है एंड ये मेनली वायरल इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस की वजह से फैलता है। अगर हम बात करें ये स्प्रेड कैसे होता है तो ये मेनली मॉस्कीटो बाइट की वजह से। आपने सुना होगा कि जब मच्छर काट जाते हैं तब डेंगू फीवर फैलता है। सो ये मेनली मॉस्कीटो बाइट की वजह से होता है, मच्छर काटने की वजह से। और मेनली एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती है फीमेल मॉस्कीटो, फीमेल एडिस मॉस्कीटो की वजह से ये फैलता है जब ये फीमेल एडिस मॉस्कीटो आपको काटती है। एंड डेंगू फीवर को बोन ब्रोकन फीवर भी बोला जाता है क्योंकि जब भी किसी को डेंगू फीवर होता है तो बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। एंड बोन ब्रोकन इसको इसलिए बोला जाता है कि इतनी ज़्यादा दर्द होती है, ऐसा लगता है कि आपकी बोन्स में फ्रैक्चर हो चुका है, इसलिए इसको बोन ब्रोकन फीवर भी बोला जाता है। एंड डेंगू फीवर को कोई डेंगी फीवर भी बोल देते हैं। सो ये अलग अलग इसके नाम है। अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें क्यों ये फैलता है, सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये मॉस्कीटो बाइट की वजह से फैलता है। एंड मेनली जो फीमेल एडिस मॉस्कीटो होती है ना, फीमेल मॉस्कीटो होती है, उसकी वजह से ये आपकी बॉडी में फैलता है। एंड जब भी ये फीमेल एडिस मॉस्कीटो आपको कट करेगी, इसके कट करने के बाद, बाइट करने के 4 से 10 दिन के बाद आपको सिम्टम्स दिखने शुरू होंगे डेंगू फीवर में। 4 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको डेंगू हो जाएगा अगर किसी को भी ये कट करता है, अगर हम बाइट करता है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो काफ़ी इसके सीवियर सिम्टम्स हैं, जैसे हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, हाई फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 104 के आसपास आपको फीवर हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब अगर आपका फेवरेट खाना भी सामने पड़ा होगा तो आपका फिर भी खाने को मन नहीं करेगा। इसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होगी, बोन्स में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगी, डायरिया की प्रॉब्लम आ जाएगी, दस्त लग जाएंगे, बार बार आपको लूज मोशन आएंगे, आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, उल्टियाँ बहुत आएंगी, फटीकनेस, थका थका फील करोगे, आइज़ में बहुत दर्द होगा। एंड मेनली हेड में एंड आइज़ में बहुत दर्द होता है, नीज़ में बहुत दर्द होगा, जो आपके घुटने हैं उसमें बहुत दर्द होगा। एंड लेथार्जी फील करोगे, आप सुस्ती फील करोगे सारा दिन। एंड नोज़ में ब्लीडिंग भी इसका एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में रेड स्पॉट्स, रैशिस जैसा हो जाएगा, रेड स्पॉट आपकी बॉडी में पूरे दिखने शुरू हो जाएंगे, बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाता है उसके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सो इसका सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है प्लेटलेट लेवल लो हो जाएंगे, प्लेटलेट लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे बॉडी में, जिसको आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी बोलते हो। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, बॉडी में प्लेटलेट लेवल कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको पता है कि जब प्लेटलेट लेवल कम हो जाते हैं तो बॉडी में कहीं भी कट लग जाए, छोटी मोटी चोट लग जाए, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी पे कट लग गया, कहीं पे चोट लग गई तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, जब खून आएगा तो वो खून रुकेगा ही नहीं। सो इसलिए प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा एक ही दम लो चला जाएगा, जिसकी वजह से थका थका फील करता है पेशेंट सारा दिन। सीवियर वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसका सही से इलाज ना करा जाए, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। एंड ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, अगर सही से इलाज नहीं करा जाता तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस के बारे में तो डायग्नोसिस किसी भी लैब में आप चले जाएं वहाँ पे हो जाएगा। ब्लड टेस्ट करा जाता है, CBC टेस्ट करा जाता है, मेनली एंटीजन टेस्ट करा जाता है, IgG एंड IgM का टेस्ट करा जाता है। वहाँ से जब आप ब्लड सैंपल देंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लेटलेट्स काउंट्स भी चेक करे जाते हैं, इसमें पता चल जाएगा कि डेंगू फीवर है या फिर नहीं है। अब मेनली हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है, इसमें जब भी इसका ट्रीटमेंट करा जाता है तो IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को अवॉइड करा जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जितना हो सके उतना अवॉइड करा जाता है क्योंकि प्लेटलेट कम होते हैं। एंड अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो ब्लीडिंग नहीं रुकती, ब्लीडिंग को रोकना उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को अवॉइड करा जाता है। सेकंड, इसमें मेजर चीज़ ये है कि इसमें एस्प्रिन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा जाता, एस्प्रिन को भी बिल्कुल अवॉइड करा जाता है। नेक्स्ट, इसमें जो चीज़ है इसके ट्रीटमेंट में, वो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि इसमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीने को डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पेशेंट को कंज्यूम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जिसको भी डेंगू हुआ है उसको 5 से 7 लीटर तक पानी रेगुलर पीना चाहिए, क्योंकि डेंगू के सिम्टम्स में मैंने आपको बताया कि ये नोज़िया, वॉमिटिंग एंड डायरिया हो जाता है। एंड जब भी पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है तो उस नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया की वजह से
पानी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है। इसलिए पेशेंट को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को पानी 5 से 7 लीटर जरूर पिलाना चाहिए। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें जो मेजरली मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है वो पैरासीटामोल इस्तेमाल करी जाती है। 500 mg पैरासीटामोल एंड प्लेन पैरासीटामोल इस्तेमाल करी जाती है। पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में कोई भी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। जैसे पैरासीटामोल के साथ एसिक्लोफेनेक आ जाता है, डाइक्लोफेनेक आ जाता है, लेकिन प्लेन 500 mg वाली पैरासीटामोल दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दी जाती है, जैसी उसको नीड होती है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फिजिकल एग्जामिन करके उसको प्रिस्क्राइब करता है कितने दिन में कितनी पैरासीटामोल उसको देनी चाहिए। मेजरली नेक्स्ट चीज़ जो ये पैरासीटामोल बुखार को कम करेगी एंड एनाल्जेसिक का काम भी करेगी। एंड इसके साथ और कोई कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं देनी, क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, तो इसलिए और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक कुछ डॉक्टर देते हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, लेकिन एंटीबायोटिक डेंगू फीवर में बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसा मैंने आपको बताया ये एक वायरल फीवर है, तो एंटीबायोटिक काम करने का मतलब ही नहीं। एंटीबायोटिक इसमें एमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलैनिक एसिड, जिसको पोटाशियम क्लेवुलानेट भी बोला जाता है, उसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। लेकिन वो तब दिया जाता है अगर पेशेंट को डेंगू के साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो तब अमॉक्सिसिलिन, जिसको आप अमॉक्सिक्लेव 625 के नाम से जानते हो, तब वो दी जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि एंटीबैक्टीरियल डेंगू में कोई काम करती है, तो डेंगू में उसका कोई भी काम नहीं है। अगर कोई भी उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सेकेंडरी, तो तब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पैरासीटामोल के साथ आप उसके फोरहेड में ठंडियाँ पट्टियाँ भी कर सकते हो। जब आप ठंडी पट्टी करोगे तो धीरे धीरे उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था सिम्टम्स में कि बीपी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, तो रेगुलरली थोड़े थोड़े समय बाद 2 से 3 घंटे बाद पेशेंट का बीपी चेक करना एंड उसकी जो हार्ट रेट है वो पल्स चेक करना, उसकी हार्ट रेट चेक करना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट काउंट भी 1-2 दिन बाद रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है एंड ये अगर सही से ट्रीट ना करा जाए, डायग्नोज ना करा जाए, तो ये पेशेंट को डेथ की ओर भी लेके जा सकता है। जैसे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा लॉस हो चुके हैं डायरिया की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे NS हो गया, RL हो गया, DNS हो गया, इनका भी इस्तेमाल करा जाता है। या फिर ओरल अगर हम बात करें, अगर ये नहीं देना चाहते तो ओरल ORS थोड़े थोड़े समय बाद पेशेंट को जरूर देते रहना चाहिए। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग की वजह से, अगर पेशेंट के कहीं पे चोट लग गई है, प्लेटलेट काउंट पहले से ही कम है, ब्लीडिंग हो गई है, तो उस केस में अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो चुका है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट के प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं तो तब क्या करना चाहिए। नंबर 1, अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो उसमें पेशेंट को बीट रूट देना चाहिए खाने के लिए, पपाया लीफ देनी चाहिए, पपीते के पत्ते जो होते हैं, आंवला देना चाहिए, कीवी देनी चाहिए, कैरेट देनी चाहिए, कोकोनट वाटर देना चाहिए एंड गोट मिल्क देना चाहिए। गोट मिल्क बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है डेंगू फीवर में। सो ये सारी चीज़ें आप होम रेमेडीज़ में दे सकते हो। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट काफ़ी ज़्यादा कम चले गए हैं तो तब पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे रोमीप्लास्टिन इंजेक्शन आता है मार्केट में, जो कि सबकुटेनियस लगाया जाता है पेशेंट को, वो भी लगाया जाता है। इसके अलावा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं डॉप्टेलेट टैबलेट आती है। ये 15 दिन का कोर्स होता है, 5 दिन का कोर्स होता है। इसमें 15 टैबलेट होती हैं एंड रोज़ आपको 3 टैबलेट कंज्यूम करनी होती हैं। हर टैबलेट में 8 घंटे का गैप होना चाहिए, मतलब एक दिन में 3 टैबलेट, 15 टैबलेट हैं तो 5 दिन का कोर्स होता है। इसके अलावा कुछ टैबलेट जैसे इट्रोम्बो बैग टैबलेट भी इस्तेमाल करी जाती है। इसके अलावा एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन भी इस्तेमाल करा जाता है, IM। ये सब अगर प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ये सारी की सारी मेडिसिन उसमें इस्तेमाल करी जाती हैं। इसके अलावा अगर पपाया लीफ पेशेंट को नहीं मिलते आसपास, या फिर वो नहीं कंज्यूम कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं पपाया लीफ, इसलिए कैरीपिल टैबलेट आती है। कैरीपिल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है पेशेंट। हिमालय का आता है प्लेटेंजा टैबलेट, वो इस्तेमाल कर सकता है। या फिर प्लेटिजन सिरप आता है, एक सिरप का भी पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो गिलोए गम वटिका
काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। सो गिलोय गम वटी पेशेंट को दिया जा सकता है। ये सारे के सारे उसके एडिशनली उसको और ज़्यादा हेल्प करेंगे उसके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए। अब अगर हम बात करें थोड़े से प्रिवेंशन के बारे में कि डेंगू फीवर से बाकी लोग कैसे बच सकते हैं अगर मोहल्ले में किसी को डेंगू फीवर हो चुका है। सबसे पहले तो आपको अपने मोहल्ले में जो भी गवर्नमेंट की ओर से स्प्रे आती है मच्छरों को मारने के लिए, मॉस्किटो को मारने के लिए, वो करवानी चाहिए। सेकंड चीज़ इसमें है कि अपने मोहल्ले में आसपास कहीं भी आप घर के आसपास पानी ना खड़ा रखें। अपने बाथरूम में भी आप पानी ज़्यादा दिन खड़ा ना रखें। जब आपको ज़रूरत है तब आप टैंकी से निकालें, अपने बाथरूम में ना करें। इसके अलावा इकट्ठा ना करें पानी। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट का आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वो लाइट में लगाने वाली आती है ओडोमॉस वगैरह, जिससे मच्छर भाग जाते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ओडोमॉस आती है, ठीक है, ओडोमॉस जो एक ऑइंटमेंट क्रीम की फॉर्म में आती है, उसको आप जब आप अपने कानों के पीछे लगा लेते हो, हाथों पे, पैरों पे लगा लेते हो, उसके बाद आपके मच्छर आसपास नहीं आते, तो ओडोमॉस का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। उस क्रीम का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मार्केट में आपको वो 50-60 रुपये की मिल जाएगी, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अपनी बॉडी को आप पूरा कवर करके रखिए। जब भी आप बाहर जाते हैं या फिर आपका एरिया आसपास बहुत ज़्यादा मच्छर रहते हैं, तो अपने मेनली फीट, जो आपके पैर हैं, जो आपके हाथ हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करके रखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप मॉस्किटो नेट, जिसको आप मच्छरदानी बोलते हो, मॉस्किटो नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो सोने के टाइम पे, अगर आपके घर में आसपास ज़्यादा मच्छर हैं। सो यही था पूरे का पूरा ट्रीटमेंट डेंगू फीवर को लेके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। बहुत सारे ट्रीटमेंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर फॉलो करना मत भूलिए, वहाँ भी आप मेरे को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।